So we will be continuing with section number 12, grounds for challenge. Now this is the one of the most important sections. This is one of the most important sections, one of the most important sections. और ये हमारे प्रोसेस फ्लो के अंदर दोस्तों हमारा स्टेप नंबर 4 आता है. प्रोसेस फ्लो के अंदर स्टेप नंबर 4 आता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर. दिस इज द स्टेप नंबर 4. अभी तक हमने क्या पढ़ा? इन्वोक कैसे करना है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है कि नहीं, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर सिंगल और पैनल, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम आ गए अपने आर्बिट्रेशन प्रोसेस फ्लो के स्टेप नंबर 4 की तरफ. स्टेप नंबर 4 की तरफ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर. अब इसके अंदर भी दोस्तों 2-3 केस बनते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज रीजनेबल डाउट ऑन डिस्क्वालिफिकेशन. रीजनेबल डाउट ऑन डिस्क्वालिफिकेशन चेक बिफोर अपॉइंटमेंट. आर्बिट्रेटर के अपॉइंट होने से पहले अगर पार्टी को शक होता है कि ये जो बंदा है ये ठीक नहीं है, सर ये बंदा ठीक नहीं है, इसकी ये तो पार्टी के साथ मिला हुआ है, ये तो दोनों छोटे होते बचपन के दोस्त है, ये तो एक ही कुल्फी चूस के खाते थे, एक ही कुल्फी को दोनों भाई चूस के खाते थे, मैं तो इनको बचपन से जानता हूँ, मैं तो इनको बचपन से जानता हूँ, तो ये तो पक्के दोस्त हैं, ये मेरे फेवर में क्यों जजमेंट देगा. तो जो हमारा रीजनेबल डाउट ऑन जस्टिफिकेशन है, रीजनेबल डाउट ऑन डिस्क्वालिफिकेशन है, दिस इज चेक बिफोर अपॉइंटमेंट बट कैन स्टिल बी अपॉइंटेड आफ्टर डिस्क्लोजर एंड एक्सप्रेस रिटन एग्रीमेंट. वो कहता है कि ठीक है सर, बचपन में तो कुल्फी खाते थे लेकिन अब तो बड़ा हो गया है, अब तो इसको समझ में आ गया, अब तो इसको समझ आ गया, अब ये अच्छा बच्चा बन गया, अब ये रैशनल हो गया, अब ये बहुत पढ़ा लिखा एडवोकेट बन गया, पढ़ा लिखा कंपनी सेक्रेटरी बन गया, चलो कोई बात नहीं, इज वेरी वेरी रेपुटेड मैन, तो हम एक्सप्रेस रिटन एग्रीमेंट कर लेते हैं, हम इसको अपॉइंट कर देते हैं. ये आपको कब चेक करना है? बिफोर अपॉइंटमेंट. बिफोर अपॉइंटमेंट एक्ट में शेड्यूल नंबर 5 के अंदर कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनको अगर वो आर्बिट्रेटर सेटिस्फाई नहीं करता तो पार्टी इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकती है. पार्टी इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं. रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, ये ग्राउंड्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, लेकिन अभी इससे डिस्क्वालिफिकेशन हुआ नहीं है, इससे अभी डिस्क्वालिफिकेशन हुआ नहीं है, सिर्फ ये ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन खड़ा किया जा सकता है. बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर. आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर मैंडेटरी डिस्क्वालिफिकेशन. कुछ ग्राउंड्स हमारे शेड्यूल 7 के अंदर दिए गए हैं, कुछ ग्राउंड्स हमारे शेड्यूल 7 के अंदर दिए गए हैं. जब आपका आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाता है उसके बाद वो अगर कुल्फी चूस के खा रहे हैं, दोनों आपस में बांट के कुल्फी खा रहे हैं आर्बिट्रेटर अपॉइंट होने के बाद, तो फिर तो ये गलत बात है, तो फिर तो ये गलत बात है. पहले खाते थे कोई बात नहीं, अब अगर आप दोनों मिले हुए तो गलत बात है, उसके फेवर की जजमेंट क्यों देंगे. तो यहां पर मैंडेटरी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है. कुछ ग्राउंड्स हमारे शेड्यूल 5 में दिए हैं, कुछ ग्राउंड्स हमारे शेड्यूल 7 के अंदर दिए हुए हैं, कुछ ग्राउंड्स हमारे शेड्यूल 7 के अंदर दिए हुए हैं. चेक्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट इज चैलेंज्ड, अपॉइंटमेंट इज चैलेंज्ड. तो अब ये कौन से ग्राउंड है दोस्तों, ये कौन से ग्राउंड है? तो ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा कंपाइलर बनाया है, क्योंकि हमारे शेड्यूल 5 और शेड्यूल 7 के अंदर 19 ग्राउंड सेम है, 19 ग्राउंड्स डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम है, 19 ग्राउंड्स बिल्कुल सेम है. 19 ऑनवर्ड्स शेड्यूल 5 में कुछ एडिशनल ग्राउंड्स हैं, तो इनको अलग अलग से पढ़ के नहीं, अलग अलग से पढ़ के नहीं करना, आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है. जैसे प्रोफेशनल लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, हम इसको बिल्कुल कंपैरेटिव स्टडी करेंगे. फिर मैंने आपके लिए इसको कुछ सब हेडिंग्स के अंदर भी डिवाइड किया है, कुछ मैंने आपको इनके लिए सब हेडिंग्स में भी डिवाइड किया है. जैसे पार्टी काउंसिल रिलेशनशिप है, तो ये हमारे कुछ 14 ग्राउंड्स है जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 7 के अंदर डिट्टो सेम है, जो हमारे शेड्यूल 7 के अंदर और शेड्यूल 5 के अंदर डिट्टो सेम है. फिर अगर डिस्प्यूट का रिलेशनशिप है उनके बीच में, तो भी क्या कहते हैं वो इनएलिजिबल हो सकता है बिफोर अपॉइंटमेंट ऑल्सो एंड आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑल्सो. फिर अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आर्बिट्रेटर का, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आर्बिट्रेटर का, तो ये ग्राउंड हमारे 5th शेड्यूल में भी कवर होते हैं, 7th शेड्यूल में भी कवर होते हैं. 5th और 7th शेड्यूल के अंदर सिर्फ टाइमिंग का फर्क है, 5th और 7th शेड्यूल के अंदर सिर्फ टाइमिंग का फर्क है. और 5th शेड्यूल को वेव किया जा सकता है, 7th शेड्यूल को वेव करना, 7th शेड्यूल को वेव करना डिपेंड करता है 5th शेड्यूल के ऊपर. अभी इसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपको समझाऊंगा, अभी मैं आपको इसकी इंटरप्रिटेशन समझाऊंगा. पहले हम एक बार सेक्शन पढ़ते हैं थोड़ा सा. When a person is approached in connection with his possible appointment as an arbitrator, he shall disclose in writing any circumstances such as existence either direct or indirect or any past present relationship with interest in any of the parties or in relation to subject matter in the dispute, whether financial, business, professional or other kind, which is likely to give rise to justifiable doubts as to his independence or impartiality, and which are likely to affect his ability to devote sufficient time to the arbitration and in particularly his ability to complete the entire arbitration within a period of 12 months. The ground stated in 5th schedule shall guide in determining whether the circumstances exist which give rise to justifiable doubts to the independence or impartiality of an arbitrator. Then the disclosure shall be made by such person in the form specified in 6th schedule. अगर 5th शेड्यूल के अंदर से ये किसी भी रिलेशनशिप के अंदर फॉल करता है, इसके अंदर से किसी भी चीज को ये क्वालिफाई करता है, तो फिर भी ये अपॉइंट हो सकता है,
फिर भी ये पॉइंट हो सकता है कि सर बचपन में कुल्फी चूस के तो खाते थे, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, अब वो बड़ा हो गया है, बस वो लिख के दे दे कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं समझदार आदमी हूँ, वो लिख करके दे दे। तो वो कैसे लिख करके देगा सर? ये सिक्स, हमारा जो सिक्स शेड्यूल होता है, ये डिस्क्लोजर फॉर्मेट होता है। सिक्स शेड्यूल इज द डिस्क्लोजर फॉर्मेट। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो देन यू हैव टू मेक दिस इन दिस टेबुलर फॉर्मेट। ओके, जो हमारा एक्ट है उसके अंदर भी दिया हुआ है सिक्स शेड्यूल, मैं आपको दिखा देता हूँ। सिक्स शेड्यूल जो हमारा डिस्क्लोजर का शेड्यूल है, पर थोड़ा सा दोस्तों प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है, तो मैं यही कहूँगा कि इसको आप प्रेजेंटेशन अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो दैट विल बी बेटर। लाइक दिस इज द सिक्स शेड्यूल। सो हमने इसको इस तरह से नहीं लिखा, हमने इसको थोड़ा सा टेबुलर फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट करना है। हमें इसको ऐसे प्रेजेंट करना है कि शेड्यूल डिस्क्लोजर बाय आर्बिट्रेटर। तो यहाँ पर अपना नेम बताए, कॉन्टैक्ट भी, प्रायर एक्सपीरियंस क्या था, क्या इसका रिलेशन है, कितने आर्बिट्रेशन इस कर चुका है, क्या इसने क्या कहते हैं पहले इनका कॉमन इंटरेस्ट क्या था, वो सब कुछ यहाँ पर बता दे। ये डिस्क्लोज करने के बाद अपॉइंट हो सकता है, डिस्क्लोज करने के बाद अपॉइंट हो सकता है, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं इसके अंदर। सेक्शन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है जी? तो हमारा सेक्शन नंबर 12 कह रहा है, हाँ, एन आर्बिट्रेटर फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड थ्रू आउट द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, from the time of his appointment and throughout the arbitral proceeding shall without delay disclose the party in writing any circumstances referred to in subsection 1 unless they have agreed already been informed by him। आर्बिट्रेटर को बाद में याद आया, पहले तो उसने पहचाना ही नहीं था कि मेरा बचपन का दोस्त है, बाद में याद आया, ओए ये तो तू है, वो शाम में ये तो तू है यार, कमाल है यार, याद है हम बचपन में छोटे होते कुल्फी खाते थे, हाँ यार कमाल है, कमाल है, तेरा केस थोड़ी गड़बड़ करूंगा मैं। तो नहीं, ऐसे नहीं करना उसको। जब जब केस के अंदर उसको याद आए कि मेरा कोई इसके साथ पास्ट रिलेशनशिप था या मेरा कोई पास्ट इसके साथ एसोसिएशन था, देन द आर्बिट्रेटर हैज टू गिव डिस्क्लोजर ऑन द स्पॉट। वो उसको साथ साथ डिस्क्लोजर देता रहे और रिटर्न एक्सप्रेस रिटर्न एग्रीमेंट वहां पे करता रहे, तो भी उसकी अपॉइंटमेंट वैलिड मानी जाएगी, तो भी उसकी अपॉइंटमेंट वैलिड मानी जाएगी। आगे क्या कह रहा है जी सेक्शन 12 के अंदर? एन आर्बिट्रेटर मे बी चैलेंज्ड, एन आर्बिट्रेटर मे बी, ध्यान से पढ़ो दोस्तों, मे बी चैलेंज्ड ओनली इफ circumstances exist that give rise to justifiable doubt as to his independence or impartiality. He does not possess the qualification agreed by the parties. A party may challenge an arbitrator appointed by him in whose appointment he has been participated only for the reason which he becomes aware after the appointment has been made, after the appointment has been made। अपॉइंटमेंट होगी थी सर आर्बिट्रेटर की, अपॉइंटमेंट होगी थी आर्बिट्रेटर की, बाद में दूसरी पार्टी को पता चला यार कमाल है, इसको आपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा, इसने तो मेरे पैसे देने, इसने तो मेरे पैसे देने, इसने तो मेरे पैसे मारी बैठा है, ये तो आर्बिट्रेटर बन ही नहीं सकता, मेरे पैसे मार के बैठा है, ये कैसे मेरे फेवर में जजमेंट दे देगा, ये तो मेरा पक्का दुश्मन है, ये तो मेरा पक्का दुश्मन है। तो यहां पर वो उसको चैलेंज कर सकता है, मे चैलेंज, मे चैलेंज, मे चैलेंज। अब इसके बाद एक आप खास चीज पढ़ो, अब यहाँ पे सारा आपका खेल खत्म, रुक जाओ, पहले रुक जाओ, अभी नेक्स्ट नहीं मैं आपको पढ़ाता, पहले हम देखते हैं ग्राउंड्स क्या है, पहले हम देखते हैं ग्राउंड्स क्या, अभी यहीं तक रुको, 12(4) तक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं क्या ग्राउंड्स हैं, अब हम पढ़ते हैं कि इसके क्या ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर आर्बिट्रेटर को चैलेंज किया जा सकता है। अभी सिर्फ हमने इसको ओवरव्यू दिया था, अभी तक सिर्फ हमने ओवरव्यू दिया था कि कुछ ग्राउंड्स यहाँ हैं, कुछ ग्राउंड्स यहाँ हैं, अब क्या ग्राउंड्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 12 ग्राउंड फॉर चैलेंज, कॉमन ग्राउंड्स अंडर 5th एंड 7th शेड्यूल। अगर ये सारे ग्राउंड्स हैं, ये कॉमन ग्राउंड्स हैं जो 5th शेड्यूल में भी एप्लीकेबल है, 7th शेड्यूल के अंदर भी एप्लीकेबल है। टोटल जो आपके स्टार्टिंग के 19 जो आपके ग्राउंड्स हैं वो दोनों के अंदर एप्लीकेबल है, सिर्फ टाइमिंग का फर्क है। आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट से पहले 5th शेड्यूल देखना, अपॉइंटमेंट के बाद 7th शेड्यूल देखना, लेकिन ग्राउंड्स सेम ही है, ग्राउंड सेम ही है, 19 ग्राउंड सेम है। तो पार्टी काउंसिल रिलेशनशिप के क्या ग्राउंड्स हैं? आर्बिट्रेटर इज एन एम्प्लॉय, कंसल्टेंट, एडवाइजर एंड हैज अ बिजनेस रिलेशन विद अ पार्टी। आर्बिट्रेटर अगर पार्टी का एम्प्लॉय है, उसका कंसल्टेंट है या उसके साथ उसका बिजनेस रिलेशन है, तो भी उसको क्या कहते हैं जस्टिफाइबल डाउट ऑन हिज इम्पार्शियलिटी, तो भी उसको इंडिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। आर्बिट्रेटर करंटली एडवाइजेस और रिप्रेजेंट्स अ पार्टी और हिट्स एफिलिएट। जो आर्बिट्रेटर है वो किसी एक पार्टी का या तो एडवोकेट है या उसको रिप्रेजेंट करता है कहीं पे, तो एक्टिवली इन्वॉल्व है उसके साथ, तो यहाँ पर भी आर्बिट्रेटर को इंडिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। आर्बिट्रेटर एडवाइजेस और रिप्रेजेंट्स द लॉयर लॉ फर्म ऑफ अ पार्टी, पार्टी का जो लॉयर है, पार्टी की जो लॉ फर्म है, उसके अंदर ही बंदा आर्बिट्रेटर जो है वो उसी को रिप्रेजेंट करता है। आर्बिट्रेटर इज इन द सेम लॉ फर्म रिप्रेजेंटिंग अ पार्टी, पार्टी के कुछ ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, उन्होंने किसी लॉ फर्म को हायर कर रखा है और आर्बिट्रेटर उसी लॉ फर्म के अंदर काम करता है, उसी लॉ फर्म के अंदर काम करता है। तो यहाँ पर भी एक जस्टिफाइबल डाउट है कि भाई ये इसके फेवर में ही जजमेंट देगा ना, क्योंकि ऑलरेडी ये इसी का क्लाइंट है, ये इसी का क्लाइंट है, तो फिर इसी के फेवर में जजमेंट देगा। देन आर्बिट्रेटर इज अ मैनेजर, डायरेक्टर, कंट्रोल्स, एफिलिएट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट। जो आर्बिट्रेटर है वो मैनेजर है, डायरेक्टर है या उसके एफिलिएट को कंट्रोल करता है। अच्छा, एफिलिएट क्या होता है दोस्तों? जो किसी के बिहाफ पे काम करे, जो कमीशन के ऊपर काम करता है, उसको एफिलिएट बोलते हैं। जैसे अगर मान लो अमेजोन के ऊपर कुछ सामान है, अमेजोन के ऊपर कुछ सामान है, कुछ सामान अगर मैं बेचना चाहता हूँ कि सर ये सामान है, इसको मैं बिकवा दूंगा,
मैं आपका सामान मैं बिकवा दूंगा। तो उसके अंदर क्या होता है, अमेजोन का एक एफिलिएट अकाउंट बन जाता है। एफिलिएट अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम अमेजोन के प्रोडक्ट्स अपने लिंक के थ्रू भेजते हैं। कस्टमर को उसका प्राइस सेम पड़ता है, लेकिन उसका एफिलिएट की जो कमीशन होती है वो मुझे मिल जाती है, बिकॉज आई हैव सोल्ड दैट गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अमेजोन, तो मुझे कमीशन मिलता है। तो एफिलिएट, तो मैं अमेजोन के लिए अमेजोन का सामान बेचता हूँ, तो मैं अमेजोन का एफिलिएट हो गया। इसी तरह से जो पार्टी होती है, पार्टी का अगर कोई एफिलिएट है, पार्टी का अगर कोई एफिलिएट है, उस एफिलिएट का ये जो आर्बिट्रेटर है, ये मैनेजर है, डायरेक्टर है, या फिर उस पार्टी का मैनेजर डायरेक्टर है, तो भी इसको आर्बिट्रेटर को जस्टिफाइबल डाउट्स ऑन हिज अपॉइंटमेंट खड़े किए जा सकते हैं। आर्बिट्रेटर फर्म अर्लियर वर्कड ऑन द केस नाउ टर्मिनेटेड। जो आर्बिट्रेटर की फर्म थी वो पहले किसी केस के ऊपर काम करती थी पार्टी की, अब वो केस जो है वो टर्मिनेट हो चुका है। देन आर्बिट्रेटर फर्म हैज सिग्निफिकेंट कमर्शियल रिलेशन विद द पार्टीज एफिलिएट। जो आर्बिट्रेटर है उसका सिग्निफिकेंट कमर्शियल रिलेशनशिप विद द पार्टी है। सर ये जो पार्टी थी, ये ना पार्टी जो थी ये किसका काम, ये कैटरिंग का काम करती थी, जिनका आर्बिट्रेशन करना था। कैटरिंग का बहुत नेक्स्ट लेवल बिजनेस था कैटरिंग का, इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस था, कैटरिंग का बिजनेस था। तो अब जो आर्बिट्रेटर है, आर्बिट्रेटर के बेटे और बेटी की शादी थी, आर्बिट्रेटर अलग अलग, आर्बिट्रेटर के बेटे की अलग शादी थी, बेटी की अलग शादी थी। तो इन दोनों की शादी के अंदर आर्बिट्रेटर साहब ने इनको कैटरिंग के लिए और हमारा इवेंट मैनेजमेंट के लिए इस कंपनी को हायर किया था, इस कंपनी को हायर किया था। तो वहाँ पे इनका बहुत अच्छा अमाउंट इन्वॉल्व था। तो तब से ये अच्छे दोस्त बन गए थे, तब से ये अच्छे दोस्त बन गए थे। अब जितने भी इनके पास इवेंट्स आते हैं, जितने भी वो आते हैं, ये सब के सब इनको रेफर करते हैं। तो ये भी एक जस्टिफाइबल डाउट क्रिएट करता है ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ दैट आर्बिट्रेटर। Then arbitrator regularly advises the appointing party even if income is not significant. अच्छे दोस्त हैं वो और उसको बार बार वो उससे एडवाइस लेता रहता है, उससे वो एडवाइस लेता रहता है, चाहे फ्री में देता है चाहे कुछ भी करता है, उससे एडवाइस वो लेता रहता है, उसकी एडवाइस पे चलता है। देन आर्बिट्रेटर हैज क्लोज फैमिली रिलेशन विद द पार्टी और मैनेजमेंट। आर्बिट्रेटर हैज क्लोज फैमिली रिलेशन विद द पार्टी और मैनेजमेंट। आर्बिट्रेटर के रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, मतलब ठीक है। आर्बिट्रेटर हैज क्लोज फैमिली रिलेशन विद द पार्टी एंड मैनेजमेंट। Arbitrator's family members has financial interest in a party's affiliate. Arbitrator's family member has financial interest in a party. सर आर्बिट्रेटर का फैमिली का फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? देखो सर, आपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, मैटर किसका चल रहा था? मैटर चल रहा था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड का कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड का कॉन्ट्रैक्ट है, किस किस कंपनी को दिया जाए, किस कंपनी को दिया जाए, किस कंपनी को दिया जाए। जिस पार्टी को कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट का, जिसको कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड का कॉन्ट्रैक्ट देना है ना, वो पार्टी आर्बिट्रेटर के भतीजे की कंपनी है, आर्बिट्रेटर के भतीजे की कंपनी है, आर्बिट्रेटर के भतीजे की कंपनी है, या आर्बिट्रेटर के भाई की कंपनी है। तो अब ये कंपनी जब आ रही है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट है रोड का, तो क्या इस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना जायज है? नहीं सर, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। So arbitrators family members financial interest in the party, financial interest in the party. Arbitrator is legal representative of a party, arbitrator is legal representative of a party. Then arbitrator is manager director controls a party. arbitrator उस पार्टी में मैनेजर है या डायरेक्टर है या फिर कंट्रोल करता है इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली। आर्बिट्रेटर के कहने से पूरी कंपनी चलती है, तो फिर इस केस के अंदर भी आर्बिट्रेटर को जस्टिफाइबल डाउट ऑन हिज अपॉइंटमेंट। देन आर्बिट्रेटर हैज सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द पार्टी और आउटकम। आर्बिट्रेशन कुछ भी हो, फायदा आर्बिट्रेटर का जिसके अंदर होने वाला है, वहां पर भी आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है ना। देन आर्बिट्रेटर रेगुलरली एडवाइजेस द अपॉइंटिंग पार्टी विद सिग्निफिकेंट इनकम। आर्बिट्रेटर जो है वो बार बार उसको एडवाइजरी देने के उससे पैसे लेता है, उसको कुछ भी बताता है, उसके वो पैसे उससे चार्ज करता है, उसको अच्छी अच्छी एडवाइस देता है, उसको अच्छी अच्छी एडवाइस देता है। वो कहता है भाई ऐसा किया कर, तू बहुत इनकम दिखाता है, खर्चा ज़्यादा दिखाया कर, खर्चा ज़्यादा दिखाया कर। जो पैसे तू सरकार को देता है इनकम टैक्स, मुझे दे दे यार, मुझे मुझे दे दे। वो कहता है खर्चा ज़्यादा दिखाया कर, इनकम कम दिखाया कर, ज़्यादा नहीं खर्चा दिखाते होते। तो आर्बिट्रेटर regularly advises the appointing party with significant income. Next is dispute relation. Arbitrator previously gave legal advice, expert opinion on the same dispute. Arbitrator previously give legal advice, expert opinion on the same dispute. इसी dispute के ऊपर पहले ही arbitrator उसको अपना opinion दे चुका है. Then arbitrator has prior involvement in the same case. Arbitrator has prior involvement in the same case. Arbitrator का खुद के पंगे पड़े हुए थे उसी केस के अंदर. देन फाइनेंशियल इंटरेस्ट, वो खुद के पंगे कैसे दोस्तों? जिस पार्टी ने इस बंदे के पैसे मारे, इसने आर्बिट्रेटर के भी पैसे मारे हुए थे। जिस बंदे को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना था उसके भी पैसे इसी बंदे ने मारे हुए थे, उसके भी चेक बाउंस के केस चल रहे थे। तो आर्बिट्रेटर हैज प्रायर इन्वॉल्वमेंट इन सेम केस। देन आर्बिट्रेटर होल्ड्स शेयर्स इन द प्राइवेटली हेल्ड एफिलिएट, प्राइवेटली हेल्ड पार्टी और एफिलिएट। आर्बिट्रेटर उसके अंदर शेयर्स होल्ड करता है, जो आपकी कंपनी है या फिर उसका एफिलिएट है, उसके अंदर आर्बिट्रेटर शेयर्स हेल्ड करता है। देन आर्बिट्रेटर्स फैमिली हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन डिस्प्यूट आउटकम। जो भी डिस्प्यूट का आउटकम होगा उसके अंदर आर्बिट्रेटर की फैमिली का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है।
Then arbitrator family closely connected to the third parties liable in dispute. Arbitrator's family closely connected to the third party liable in the dispute. ये तो तुमको पूरा सेक्शन याद रहेगा दोस्तों. कुछ भी हो सकता है ना यार. इट्स ऑल ह्यूमन वर्ल्ड. द वर्ल्ड इज ऑपरेटेड बाय ह्यूमंस. तो क्लोजली कनेक्टेड भी हो सकता है, कुछ अलग रिलेशन भी हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है. आर्बिट्रेटर और हिज फैमिली क्लोजली कनेक्टेड टू द थर्ड पार्टीज लाइबल इन द डिस्प्यूट. तो ऐसा भी कुछ हो सकता है दोस्तों. ये अरेंजमेंट भी पॉसिबल है. तो इसके लिए भी एक्ट में इन्होंने लिख करके दे दिया. नेक्स्ट इज एडिशनल ग्राउंड अंडर फिफ्थ शेड्यूल ओनली. अब तो जो हमारे कॉमन ग्राउंड थे ये हमारे यहाँ पर होते हैं खत्म. तो ये हमारे कॉमन ग्राउंड है दोस्तों. ये हमारे कॉमन ग्राउंड है. तो ये 19 ग्राउंड्स कॉमन है. क्योंकि आपका पेपर ओपन बुक है तो आपको याद करने की टेंशन नहीं है, बस एक बार आपको रीड जरूर करने हैं. तो ये 19 ग्राउंड्स हमारे कॉमन ग्राउंड्स हैं. देन इसके बाद जो हमारे एक्सक्लूसिवली शेड्यूल 5 के ग्राउंड्स हैं वो ये हैं प्रायर सर्विस, आर्बिट्रेशन, काउंसिल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट, अदर सर्कमस्टांसेस. अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा हैक बताता हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कॉमन ग्राउंड्स है या फिर एक्सक्लूसिव ग्राउंड्स है. जहां पर भी फैक्ट्स की बात करने लग जाएंगे ना, अभी 3 साल थे, 2 साल से ये ऐसा था, तीसरी बार अपॉइंट हो रहा है, चौथी बार अपॉइंट हो रहा है, जहां पर थोड़े से फैक्ट्स और फिगर्स आने लग जाए तो ये एक्सक्लूसिवली होते हैं हमारे फिफ्थ शेड्यूल के अंदर. सेवंथ शेड्यूल के अंदर हमारे फैक्ट्स और फिगर्स को इतना वो नहीं दिया जाता. वहां पर एक्टिव स्टेटस को देखा जाता है कि क्या अभी इन्वॉल्व है. ध्यान से समझेंगे फिफ्थ और सेवंथ शेड्यूल के अंदर क्या है. फिफ्थ शेड्यूल में ये भी परमिसिबल है कि वो पहले उसके साथ एसोसिएटेड था, 3 साल से एसोसिएटेड है, 2 साल से एसोसिएटेड है कि नहीं. लेकिन सेवंथ शेड्यूल के अंदर प्राइमा फेसिली ये चेक किया जाता है कि क्या अभी वो उस केस के अंदर इन्वॉल्व है कि नहीं, क्या अभी उसको उससे फायदा होगा कि नहीं. सो शेड्यूल नंबर 5 रन्स इन प्रेजेंट, शेड्यूल नंबर 5 रन्स इन प्रेजेंट, शेड्यूल नंबर 5 रन्स इन पास्ट, शेड्यूल नंबर 5 रन्स इन पास्ट. तो जहां भी पास्ट की बातें आ जाएगी, पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, वहां शेड्यूल 5 चेक करोगे. जहां चेक करना पड़े कि सर अभी है कि नहीं, अभी इसका इसके साथ लफड़ा है कि नहीं, अभी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, करंटली व्हाट ही इज डूइंग, देन आपका शेड्यूल नंबर 7 वहां पर नजर के अंदर आ जाता है. तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, जब हम स्टडी कर रहे थे नेक्स्ट, हाँ, जो हमारे अदर ग्राउंड्स, ये हमारे अदर ग्राउंड्स हैं विच आर फॉर शेड्यूल नंबर 5 ओनली. ये भी पास्ट के बारे में बात करते हैं. Additional grounds under Schedule 5 only. Prior service. Arbitrator acted as counsel for a party in last 3 years or no ongoing relation. No ongoing relation. Then arbitrator acted against the party in last 3 years. Then arbitrator appointed 2 or more times by the same party in last 3 years. Then arbitrator's firm acted for the party in last 3 years without arbitration involvement. Arbitrator acted as an arbitrator in related dispute in last 3 years. वो पहले भी उनके ऐसे मसले सुलझाता रहता है. Then arbitrator counsel relationship. Arbitrators are from same law firm. Arbitrator are from same law firm. Then arbitrator was partner, associate or another arbitrator or counsel for last 3 years. Then arbitrator's firm has arbitrator in another dispute with the same party. जो इस अब ये जो arbitrator है ये इसी पार्टी के दूसरी arbitrations भी handle कर रहा है. Then arbitrator's family member work in the law firm of a party. जो arbitrator के family member हैं वो पार्टी की लॉ फर्म के अंदर काम करते हैं. Then arbitrator received more than 3 appointments from same counsel in last 3 years. Then professional conflict. Arbitrator's firm currently acting against a party. जो arbitrator की firm अपॉइंट होने वाली है वो किसी और केस के अंदर उस पार्टी के अगेंस्ट में खड़ी है, उस पार्टी के अगेंस्ट में खड़ी है. Then arbitrator professionally associated with party in last 3 years. Arbitrator professionally associated with party in last 3 years. Then some other circumstances. Arbitrators hold material shares in public listed company. ओह उसका मुंह बंद कर दिया. Then arbitrator holds material share in public listed company affiliate. जो आपका आर्बिट्रेटर है वो कंपनी, लिस्टेड कंपनी या उसके एफिलिएट के अंदर शेयर होल्ड करता है. देन आर्बिट्रेटर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन हैविंग अपॉइंटिंग पावर. जहां आपका आर्बिट्रेशन जो है वो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन हो रहा है, किसी रूल्स को आप गवर्न कर रहे हैं, किसी आर्बिट्रेशन सेंटर के ऊपर आप जाके कर रहे हैं, उस सेंटर का वो क्या कहते हैं, वो सेंटर के एक डेजिग्नेटेड एक अच्छी किसी पोस्ट के ऊपर बैठा है. आर्बिट्रेटर होल्ड्स अ पोजीशन इन आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन हैविंग अपॉइंटिंग पावर. जिस आर्बिट्रेटर इंस्टीट्यूशन ने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना है उसी इंस्टीट्यूशन के अंदर वो टॉप मेंबर्स के अंदर बैठा हुआ है, टॉप मेंबर्स के अंदर बैठा हुआ है. तो ये भी एक डाउट क्रिएट करता है ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर. देन आर्बिट्रेटर मैनेजेस एफिलिएट नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द डिस्प्यूट. जो आर्बिट्रेटर है दोस्तों वो उस कंपनी के एफिलिएट्स के साथ डायरेक्टली डील कर रहा था, उस कंपनी के एफिलिएट्स के साथ डायरेक्टली डील कर रहा था, उस कंपनी के एफिलिएट्स के साथ डायरेक्टली डील कर रहा था. तो ऑब्वियसली ना ये तो डाउट क्रिएट करेगा ही कि क्या उसके फेवर में जजमेंट देगा भी कि नहीं वो, है ना. सो आई एम सॉरी. तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर सेक्शन नंबर 12. दिस वाज ऑल अबाउट आवर सेक्शन नंबर 12. अब पढ़ो, आपको अब पढ़ाते हैं आपको मजे की बात. अब पढ़ाते हैं आपको मजे की बात. मजे की बात क्या, आपने इतने सारे ग्राउंड्स पढ़े, आपने इतना सारा टेक्निकल चीजें पढ़ी, लेकिन सेक्शन नंबर 12 के अंदर लास्ट में आके सब कुछ दही का लस्सी कर दिया गया. वो दही का लस्सी क्या है दोस्तों, वो है ये प्रोवाइजो.
नॉट विथ स्टैंडिंग एनी प्रायर एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, इसको मार्क करो जरा आप, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी प्रायर एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, any person whose relationship with the party or council or subject matter of the dispute falls under any of the categories specified in the 7th schedule shall be ineligible to be appointed as an arbitrator. वो कह रहा है कि अब ये पढ़ने से पहले आप ये पढ़ो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी प्रायर एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, अगर पार्टीज के बीच में 7th शेड्यूल से हटके, अगर 7th शेड्यूल से हटके मतलब कि एक एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट है, एक एक्सप्रेस रिटर्न एग्रीमेंट है कि हाँ मैं मानता हूं कि ये मेरा काउंसिल है, मैं भी मानता हूं मेरा काउंसिल है, सामने वाली पार्टी कह रही है हमें भी कोई एतराज नहीं आपका काउंसिल है, जब दोनों पार्टी को कोई एतराज ही नहीं है 7th शेड्यूल से, तो भी उस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जा सकता है, तो भी उस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जा सकता है, provided that parties may subsequent to dispute have arisen between them waive the applicability of this subsection by express agreement in writing. Express agreement in writing, parties can waive 7th schedule by express agreement in writing. पहले से लिख के कर दो कि हम 7th schedule को नहीं मानेंगे, हमारा ही बंदा आर्बिट्रेटर होगा, हमारा ही बंदा आर्बिट्रेटर होगा। ये दोस्तों कहाँ पर होता है, ये होता है हमारा जितनी भी हमारी क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन कह लो, या जितने हमारे क्या कहते हैं स्पेसिफिक जो स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की आर्बिट्रेशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की आर्बिट्रेशन होती है तो वहां पर एक्सप्रेसली लिखा जाता है कि द पर्सन हु विल बी आर्बिट्रेटर विल बी अपॉइंटेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ओनली, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही अपॉइंट करेगा। ऑब्वियसली ना, थर्ड पर्सन कैन नॉट जस्टिफाई, उसको नहीं मालूम कि क्या स्लैब रेट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्या सरचार्जेस लगते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का सर्कुलेशन होता है, तो उसका वहाँ पर अपने किसी टेक्निकल मेंबर को या अपने किसी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को या एसडीओ को या अपने किसी क्या कहते हैं अपने किसी लैंडमैन को या अपने किसी किसी सीनियर अथॉरिटी सीनियर ऑफिशियल को उसके अंदर रैंक डिफाइन कर देते हैं कि दिस शैल बी द रैंक ऑफ द ऑफिसर, तो वहां पर वो क्लियरली डिफाइन करते हैं कि दिस ऑफिसर हैविंग दिस पोस्ट विल बी अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर। तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेस रिटर्न एग्रीमेंट हो गया, एक्सप्रेस रिटर्न एग्रीमेंट हो गया। सर पार्टी इज द एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, पार्टी इज द एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, वो जो ऑफिसर होता है वो एम्प्लॉई होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। तो 7th शेड्यूल के अंदर फर्स्ट क्लॉज ही यही है, 5th और 7th शेड्यूल के अंदर फर्स्ट क्लॉज ही यही है कि आर्बिट्रेटर इज एन एम्प्लॉई कंसल्टेंट और एडवाइजर। इसको वेव ऑफ कर सकते हैं अगर आपने एक्सप्रेसली रिटर्न के अंदर लिख कर दे दिया कि हमारा ही बंदा आर्बिट्रेटर होगा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी प्रायर एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। 7th शेड्यूल के कॉन्ट्रेरी कोई एग्रीमेंट है, 7th शेड्यूल के कॉन्ट्रेरी अगर कोई एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट विल प्रिवेल, तो एग्रीमेंट विल प्रिवेल। पार्टी कैन वेव ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन नंबर एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल नंबर 7 बाय एक्सप्रेस रिटर्न एग्रीमेंट, बाय एक्सप्रेस रिटर्न एग्रीमेंट। सो आई होप दिस टेक्निकल कंसेप्ट इज वेरी वेरी मच क्लियर टू यू एंड प्रोवाइडेड दैट पार्टीज में हाँ एक्सप्रेस रिटर्न एग्रीमेंट के साथ वो उसको वेव ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चैलेंज प्रोसीजर सेक्शन नंबर 13, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4 द पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन अ प्रोसीजर फॉर चैलेंजिंग एन आर्बिट्रेटर। अगर पार्टी ने एग्रीमेंट किया हुआ है कि हमने आर्बिट्रेटर को कैसे चैलेंज करना है तो वो उस तरह से कर सकते हैं। देन फेलिंग एनी एग्रीमेंट, फेलिंग एनी एग्रीमेंट, अगर पार्टी के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, वो डिफॉल्ट प्रोसीजर में चल रहे हैं, रेफर टू इन सबसेक्शन 1 द पार्टी हु इंटेंड्स टू चैलेंज एन आर्बिट्रेटर शैल विदिन 15 days after becoming aware of the constitution of arbitral tribunal or becoming aware of any circumstances referred to in 12(3) send a written statement of the reasons for challenge to the arbitral ट्रिब्यूनल विद इन 15 डेज। उसको कितने दिन में चैलेंज करना है, 15 डेज के अंदर। अनलेस द आर्बिट्रेटर चैलेंज अंडर सबसेक्शन 2 विड्रॉज फ्रॉम हिज ऑफिस और द अदर पार्टी एग्रीज टू चैलेंज द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड ऑन द चैलेंज। जब तक उसके खिलाफ किसी ने कंसर्न रेज नहीं किया, जब तक उसके खिलाफ किसी ने अपोज नहीं किया, जब तक उसके अपॉइंटमेंट को किसी ने चैलेंज नहीं किया, तब तक आर्बिट्रेटर सब कुछ डिसाइड करेगा। आर्बिट्रेटर बिल्कुल बढ़िया से अपना काम करता रहेगा, अपना बढ़िया से काम करता रहेगा। उसको चैलेंज करना जरूरी है। अगर किसी ने चैलेंज नहीं किया, किसी ने पता ही नहीं किया कि हाँ इसका कोई रिलेशनशिप इसके साथ पहले था भी कि नहीं, ऐसा कुछ था भी कि नहीं, इसका कोई क्लोज फैमिली रिलेशन इसके साथ था कि नहीं, अगर किसी ने पता ही नहीं किया तो उसके अंदर आर्बिट्रेटर जो है वो कंटिन्यूसली अपॉइंटेड रहेगा। ये पार्टी का काम है उसको चैलेंज करना है, आर्बिट्रेटर का काम नहीं है। If challenge under any procedure agreed upon by the party or under the procedure is not successful, the arbitral tribunal shall continue the arbitral proceeding and make an arbitral award. अगर आपका चैलेंज प्रोसीजर अनसक्सेसफुल है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंटिन्यू करेगा, वो अपना अवार्ड बना सकता है। Where an arbitral award is made under subsection 4, the party challenging the arbitrator may make an application for setting aside such award in accordance with section number 34. तो सेक्शन नंबर 34 के अंदर तो पावर है ही, अगर आपका अवार्ड बनने के बाद जो आपके मेजर्स हैं वो तो आप ले सकते हैं, दैट इज मैटर ऑफ सेक्शन नंबर 34। तो इसको भी हम पढ़ेंगे। Where an arbitral award is set aside on application made under subsection 5, the court may decide to whether arbitrator who is challenged is entitled to any fees or
नॉट, द कोर्ट में डिसाइड, कोर्ट यहाँ पर डिसाइड कर सकता है कि जो आपका आर्बिट्रेटर है उसको फीस देनी भी है कि नहीं, उसको फीस देनी भी है कि नहीं। अगर आपका अवार्ड सेट असाइड हो जाता है तो कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि आर्बिट्रेटर को फीस कोई देनी भी है कि नहीं, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। अच्छा सर, किसी ने उसको चैलेंज ही नहीं किया तो क्या हो जाएगा? आप कह रहे हैं कि सर उसको चैलेंज नहीं किया तो आर्बिट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। बाद में अगर चैलेंज कर दे तो, बाद में अगर चैलेंज कर दे तो, आर्बिट्रेशन अब चल रहा है ना, 15 दिन बीत गए थे, 15 दिन के बाद पता लगा, 15 दिन के बाद पता लगा कि ये बंदा जो है वो गड़बड़ है। 15 दिन तक तो हम आपकी बात समझ गए कि 15 दिन तक कोई दिक्कत नहीं, आपके आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चले। सर हमें 16वें दिन पता लगा, नेक्स्ट डे पता लगा, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सेक्शन नंबर 4 प्ले के अंदर आ जाता है। 4 प्ले नहीं यार, सेक्शन नंबर 4 इंटर प्ले के अंदर आ जाता है। सेक्शन नंबर 4 इंटर प्ले के अंदर आ जाता है। वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट, अ पार्टी हु नोज दैट एनी प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम विच द पार्टीज में derogate any requirement under the arbitration agreement has not been complied with and yet proceed with arbitration without stating his objection to such non-compliance without undue delay, or if a time limit is provided for stating that objection within that period of time, within a period of time, shall be deemed to have waived his right to object। 15 दिन के बाद उसका ऑब्जेक्ट करने का राइट ही वेव ऑफ हो जाएगा, राइट ही वेव ऑफ हो जाएगा। तो यही हमने दोस्तों पढ़ा था हमारा स्टेप नंबर 4 के अंदर। रीजनेबल डाउट ऑन जस्टिफिकेशन, चेक बिफोर अपॉइंटमेंट, कैन स्टिल बी अपॉइंटेड आफ्टर डिस्क्लोजर, एक्सप्रेस रिटन एंड एग्रीमेंट। मैंडेटरी डिस्क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट के बाद आप मैंडेटरी डिस्क्वालिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। शेड्यूल नंबर 7, अपॉइंटमेंट इज चैलेंज। अगर इसके अंदर जो आपका अपॉइंटमेंट है वो एग्रीमेंट से भी हो सकता है, डिफॉल्ट प्रोसीजर से भी हो सकता है। अगर एग्रीमेंट फेल होता है तो पार्टी मे गो टू कोर्ट, कोर्ट में अपॉइंट द आर्बिट्रेटर। डिफॉल्ट प्रोसीजर फेल होता है, पार्टी शैल गो टू कोर्ट, कोर्ट शैल अपॉइंट द आर्बिट्रेटर। थर्ड सिचुएशन, इफ द पार्टीज आर अवेयर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, डिड नॉट चैलेंज द अपॉइंटमेंट, right to challenge is waived off and arbitration is completed, arbitration is completed। so I hope ये जो पूरा आपको इसका इंटरप्रिटेशन है, पूरा इसका इंटरप्ले है, ये आपको समझ में आया होगा। सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13 एंड सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 11। so these are the, technically these are the backbone of arbitration act। so I'll see you in the next video where I will be showing you how to draft sixth schedule and how to identify कि ये मेरा 5th schedule में फॉल करता है या 7th schedule में फॉल करता है। मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लासेस फॉर ड्राफ्टिंग। Thank you।